नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। बड़ी जानकारी है, कैबिनेट विस्तार के बाद अब दायित्वों के बंटवारे शुरू हो गए हैं। नैनीताल से ध्रुव रेतोला बने मीडिया सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष। टिहरी के विनोद सुन्याल बने युवा कल्याण सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष, तो वहीं चंपावत से मुकेश मेहराना चाय विकास सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वहीं उत्तराखंड स्तरीय खेल परिषद के अध्यक्ष चयनित किए गए हैं। बीजेपी नेता खेम सिंह चौहान भी उत्तराखंड ओबीसी आयोग उपाध्यक्ष बने हैं। वहीं टिहरी से सोना सचवान जड़ी बूटी सलाहकार समिति की उपाध्यक्ष बनाई गई हैं, तो चारू कोठारी बने राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष। चंपावत के हरिप्रिया जोशी उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं। तो यानी कि दायित्वों के बंटवारे की जिम्मेदारियां शुरू हो चुकी हैं। टिहरी से सोना सचवान जड़ी बूटी सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और इसी के साथ ये अहम जिम्मेदारी चारू कोठारी राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून बुक फेस्टिवल का शुभारंभ किया है। दरअसल ये महोत्सव एनबीटी शिक्षा मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार के संयुक्त तत्वाधानों में आयोजित हो रहा है। वहीं कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि ये फेस्टिवल दून और आसपास के साहित्य प्रेमियों, विद्वानों, भाषा कार्यकर्ताओं और बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी अभिभावकों और संस्थानों से अपील करते हुए कहा कि वो अपने बच्चों को इस पुस्तक मेले में जरूर लेकर आए, जहां लाखों पुस्तकें उपलब्ध होंगी और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि पुस्तक केवल शब्दों का संग्रह नहीं होती है, बल्कि ये समय से परे ज्ञान का एक ऐसा प्रकाश होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी समाज को दिशा देने का कार्य करती है। लेखक भले ही इस दुनिया में न रहे, जिन्होंने अपनी रचनाएं कर दी, जिन्होंने अपने साहित्य रच दिए, लेकिन उनकी रचनाएं सदियों तक जीवित रहती हैं और आने वाले पीढ़ियों का तो मार्गदर्शन करती ही रहती हैं। और अभी आचार्य जी यहाँ से एआई के बारे में बता रहे थे, और जो रचनाएं हो गई, जो साहित्य लिखे जा चुके हैं, सच में अब वो अमर हो गए, क्योंकि अब वो यही क्या एआई के माध्यम से, अन्य माध्यमों से अब वो हमेशा से रहने वाले हैं। हमेशा थे, हमेशा हैं और अब हमेशा रहने वाले हैं। कई वैज्ञानिकों ने शोध से, उनके शोधों से स्पष्ट हो चुका है कि पुस्तकें पढ़ने से हमारी जो एकाग्रता है, स्मरण शक्ति और सोचने की क्षमता विकसित होती है। बल्कि बहुत अच्छा अभी यहाँ पर मिलिंद भाई भी कह रहे थे कि पुस्तकें वास्तव में, मैं उनकी भाषा को थोड़ा सरल कर दूं तो जो कह रहे थे, मैं उसी को थोड़ा भावार्थ उसका मैं बताना चाहता हूं थोड़ा और सरलता से, कि पुस्तकें ये हमारे दिमाग की खुराक होती हैं। दिमाग को अगर खुराक देनी है तो मैं प्यारे बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि वो पुस्तकों को पढ़ेंगे तो उनके दिमाग को खुराक मिलेगी। और आज के डिजिटल युग में भी पुस्तकों का महत्व तो कम नहीं हुआ है, बल्कि और भी बढ़ गया है, क्योंकि आज के युग में इंटरनेट हमें सूचना अवश्य देता है, परंतु पुस्तकें हमें सोचने और समझने की शक्ति प्रदान करता है। मोबाइल हमें सूचनाओं का आदान प्रदान करने की सुविधा अवश्य देता है, परंतु पुस्तकें हमारी सोच को गहरा और स्थायी बनाती हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी उत्तराखंड के अंदर साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के लिए संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। हम एक और जहां उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भूषण, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित कर रहे हैं, वहीं हिंदी सहित विभिन्न भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन हेतु साहित्यकारों को अनुदान भी हम प्रदान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को साहित्यिक पर्यटन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भी निरंतर प्रयास कर रही है। इस दिशा में
उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा राज्य में 2 साहित्य ग्रामों की स्थापना की जा रही है, जहां साहित्यकारों के लिए आवासीय सुविधा, आधुनिक पुस्तकालय, संगोष्ठी कक्ष, अध्ययन स्थल जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ये पहल न केवल साहित्य साधकों को सृजन के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करेगी, बल्कि उत्तराखंड की साहित्यिक विरासत को और अधिक समृद्ध बनाने में भी अपनी भूमिका निभाएगी। भाइयों बहनों, भारतवर्ष का साहित्य हमारी हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता, संस्कृति और वैचारिक समृद्धि का जीवंत उदाहरण है, जिसने हमेशा विश्व का मार्गदर्शन किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश समय समय पर विदेशी आक्रांताओं ने हमारी इस समृद्ध विरासत को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया है। साथ ही हमारी पहचान को धुंधला करने की कोशिश भी की। और यह भी सत्य है कि पूर्व में इस विरासत को सजोने और सहेजने के बजाय कई बार उसे नजरअंदाज किया गया, जिसके कारण हमारी गौरवशाली परंपरा को वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो वास्तविक हकदार थी। परंतु आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके नेतृत्व में भारत अपनी जड़ों की ओर फिर से लौट रहा है, अपनी सांस्कृतिक और साहित्यिक धरोहरों को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास कर रहा है और विश्व के मंच पर नई पहचान के साथ उभर रहा है। आज पूरा विश्व भारत की इस ताकत को भी मान रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार भी उत्तराखंड के बिखरे हुए साहित्य को संकलित, संरक्षित और पुनर्स्थापित करने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठा रही है। साथ ही हम अपनी स्थानीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण के लिए भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी नींव के साथ जुड़ी रहें, अपनी समृद्ध भाषाई विरासत पर गर्व कर सके। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से यह आग्रह करना चाहता हूं, आप लोग जब किसी भी कार्यक्रम में जाएं, जैसे किसी बच्चे का जन्मदिन हो, किसी से मिलने का अवसर हो या कोई मंगल कार्य हो, कोई शुभ अवसर हो, तो ये प्रयास करें कि वहां बुके या अन्य उपहार के स्थान पर एक पुस्तक या पौधा भेंट करें। कैबिनेट मंत्री खजान दास से हॉर्नबिल टीवी ने खास बातचीत की है। ऐसे में उन्होंने अपनी ओर से किए गए विकास कार्यों का बखान किया। तो वहीं उत्तराखंड में जल्द ही चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे में सरकार की तैयारियां और राज्य के अहम मुद्दों को लेकर भी उन्होंने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। कैबिनेट मंत्री खजान दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार एक के बाद एक विभागों की आप समीक्षाएं कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, किस तरह से का रिस्पॉन्स आ रहा है और क्या कुछ दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए जा चुके हैं? देखिए, मैं समाज कल्याण की बात करूं तो समाज कल्याण विभाग मेरे पहले भी रहा मेरे पास में, और तब और अब में तो अंतर है, किंतु मैं समीक्षा बैठक कर रहा हूं। समाज कल्याण विभाग की कर ली है, फिर उसके बाद अल्पसंख्यक विभाग की किया है, और अभी छात्र कल्याण भी है, तो भाषा भी है। अब 1-2 दिन में भी मैं समीक्षा करूंगा। और इससे देखिए एक किस तरह से हम आज वर्क कर रहे हैं, केंद्रीय योजनाओं का, राज्य की योजनाओं का किस तरह से हम सदुपयोग कर रहे हैं, पात्र व्यक्ति तक पहुंच रहा है उसका लाभ कि नहीं, इसकी समीक्षा की है। और अभी आगे भी लगातार एक अच्छा रिजल्ट देने की हमारी कोशिश होगी, और जितनी मुझे जानकारी होगी उसके निमित्त में समाज कल्याण के लिए अपना योगदान दूंगा। सर, जंगली जानवरों का आतंक इन दिनों बढ़ा हुआ है उत्तराखंड में, उसको लेकर के सरकार किस तरह से काम कर रही है? सर देखिए, ये सख्त कानून तो बनाया है माननीय वन मंत्री जी ने भी और माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह पर, और जिस तरह से जो जंगली जानवरों के हमले हो रहे हैं इंसानों पे, वो दुखद है, चिंताजनक है। हालांकि हम मुआवजा देने की बात करते हैं, मुआवजा देते भी हैं, परंतु फिर वो इंसान वापस तो नहीं आ जा सकता। इसके लिए बहुत कितना अच्छा हम ठोस कर सकते हैं ताकि इनके हमलों से बचा जा सके। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से जंगल में आग लगने का जो प्रचलन है, इस पे भी रोक लगाने की आवश्यकता है, और ऐसे लोग जो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग लगाते हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर, क्योंकि जब जंगल में आग लगती है तो फिर जानवर इधर उधर भटकते हैं, फिर वो बस्ती की ओर आते हैं और इस तरह के हमले होते हैं।
इसमें हमको सख्त कानून की बनाने की आवश्यकता है। सर, जल्दी चारधाम यात्रा भी शुरू हो रही है, किस तरह की अपील आपकी रहेगी पर्यटकों से भी, क्योंकि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुँचते हैं उत्तराखंड में? देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है जहाँ पर हमारे 4 धाम और 5वां धाम हमारा, आपने देखा होगा, हेमकुंड साहिब भी है। तो मैं तो इतनी अपील करूंगा कि आप आइए, उत्तराखंड सुरक्षित है सबके लिए। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दशक उत्तराखंड का होगा, उसके निमित्त हम आगे बढ़ रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी, एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटक बहुत बढ़ गए थे। यमुनोत्री की बात करें, गंगोत्री की बात करें, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील है कि उन्होंने अपना कार्यक्रम किसी अन्य राज्य में छोड़ करके वो तत्काल आए और यात्रियों के बीच में गए और उनके हालचाल जाने। तो इसलिए आप आइएगा, उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और जिस तरह से दिशा निर्देश हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने दिए हैं कि कोई भी अव्यवस्था न हो, व्यवस्थित तरीके से हम लोग यात्रियों का सम्मान भी करेंगे और आए और दर्शन करें। सर, अंतिम सवाल बस मेरा ये है कि गैस की किल्लत भी है और ऐसे में चारधाम यात्रा भी जल्दी शुरू होने वाली है, उसके लिए क्या कुछ इंतजाम आपको लगते हैं कि पहले से पहले किए जाने ज़रूरी भी हैं? देखिए, गैस की किल्लत अब धीरे धीरे कम होने लगी है और इसके लिए जिस तरह से जो है समाचार में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा किल्लत होगी, ऐसा भी नहीं है। संयम रखना पड़ेगा और हम कालाबाजारी रोकने के लिए ठोस कदम सरकार ने उठाया है और छापे भी मार रहे हैं। किंतु एक बात, जब इसी तरह की अफवाहें फैलती तो लोग पूरा अपना कोटा भरने की बात करते हैं। ये ठीक नहीं है, क्योंकि सभी ने उसका गैस का इस्तेमाल करना है, सबको ही मिलना चाहिए और मिल भी रहा है, इसलिए कोई दिक्कत आने वाले समय में नहीं। सर, कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? लगातार राजधानी से भी आप बिलोंग करते हैं, राजधानी में क्राइम बढ़ा क्योंकि? देखिए, कानून व्यवस्था बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से संवेदनशील है और जिस तरह से जो घटना घट रही है वो दुखद है, चिंताजनक है और इसके लिए सख्त कानून बनाने की आवश्यकता माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोर दिया है और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और एक समय सीमा भी बांध ली है। जो इस तरह से बाहरी लोग और जो आकर के यहाँ पे हुड़दंग मचाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। खजानदास जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और बता भी रहे थे कि किस तरह से कानून व्यवस्था पर काम किया जा रहा है, चारधाम यात्रा को लेकर किस तरह से काम किया जा रहा है। तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर उन्होंने हमारे साथ बातचीत की है। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैल पड़ाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रस्तावित कार्यक्रम में विरोध किया है। उत्तराखंड सरकार का पुतला भी दहन किया। ये विरोध प्रदर्शन क्षेत्र की अनदेखी की जा रही है और जन समस्याओं के प्रति आक्रोश का प्रतीक रहा, जिसके परिणाम स्वरूप मुख्यमंत्री को कार्यक्रम निरस्त करना पड़ा। प्रदेश प्रवक्ता नीरज तिवारी ने कहा कि ये आंदोलन पूरी तरह जनहित के मुद्दों को लेकर किया गया, जिसमें 3 प्रमुख मांगों को प्रमुख रूप से उठाया गया। उनकी मांग है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लागू प्राधिकरण व्यवस्था को तत्काल समाप्त किया जाए, जिससे स्थानीय निवासियों के अधिकार की रक्षा हो सके। था कि मुख्यमंत्री जी एक गैबुआ में निजी विद्यालय की जो है प्रोग्राम में आ रहे थे, तो उसको लेके हमारी कांग्रेस पूरी लामबंद हुई, प्रेस करी और हम लोगों का आज पुष्कर सिंह धामी जी को काले झंडे दिखाने का प्रोग्राम था। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी को जब प्रेस के माध्यम से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र के लोगों में बहुत गुस्सा है शिक्षा स्वास्थ्य को लेके और जिला विकास प्राधिकरण को लेकर, उन्होंने अपना प्रोग्राम रद्द कर दिया। तो जैसे पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा अपने प्रोग्राम को रद्द किया गया, तो हमारे द्वारा भी अपने काले झंडे के प्रोग्राम को रद्द करते हुए आज पुष्कर सिंह धामी जी का यहाँ पे पुतला क्षेत्र के लोगों ने फूका है और भविष्य में विधानसभा कालाटिंग में जहाँ जहाँ पुष्कर सिंह धामी जी आएंगे तो उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा। बंस करी थी, जानकारी में आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी बैलपड़ाव में आ रहे हैं और हम लोगों ने तारडुंगी विधानसभा क्षेत्र में एक चीज देखी है कि विगत 35 सालों से एक ही विधायक है और 35 साल से विकास कार्य शून्य हो गया है और स्थिति बद से बदतर होती चली गई। यहाँ हमने 3 प्रमुख मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री जी को घेरने का प्रयास किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इस डर की वजह से कि हम लोग यहाँ पर घेराव कर रहे हैं नहीं आए। इसके उपरांत भी हम लोगों ने यहाँ पर पुतला दहन कार्यक्रम किया सरकार का और 3 प्रमुख मांगों को विशेष कर रखा, जिसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य और प्राधिकरण। ये जो स्थिति कारडुंगी में है बद से बदतर इन तीनों विषयों को लेकर है और तीनों विषय एक ऐसे हैं कि प्रत्येक परिवार और प्रत्येक जन इससे प्रभावित हो रहा है और हम जीवन पर्यंत इस सोच के साथ कि जो जनता के हित में आवाज उठाते रहेंगे और निश्चित रूप में तब तक हमारी आवाज नहीं थमेगी जब तक इन समस्याओं का समाधान
नहीं हो जाता। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब जो भी वादे किए गए थे वो धरातल पर उतार कर दिखाए गए। उन्होंने कहा कि हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर जैसे क्षेत्रों में उद्योगों का विस्तार और पॉलिटेक्निक संस्थानों का जाल और स्वास्थ्य सेवाओं और पर्यटन का विकास कांग्रेस सरकार की ही देन है। बिष्ट ने आरोप लगाया कि पूर्व में रावत सरकार की ओर से पलायन रोकने और क्षेत्र विकास के लिए की गई योजनाओं को शुरू किया गया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद ये योजनाएं ठप हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब प्रदेश की सत्ता में थी तब आप देखिए कांग्रेस का पार्टी ने जो कहा वो धरातल पे करके दिखाया। आप देखिए, हमने कहा था कि प्रदेश में उद्योगों की श्रृंखला लाएंगे, तो आप हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर में उद्योगों की श्रृंखला देख सकते हैं। कांग्रेस की सरकार में ही बना। प्रदेश में ITI, पॉलिटेक्निक का जाल कांग्रेस की सरकार में बिछा। जो भी जो है स्वास्थ्य सेवाओं का विकास हुआ, जो आप देखिए पर्यटन का विकास हुआ, वो कांग्रेस सरकार की देन थी। और हम तो लगातार जो है प्रदेश में ऐसा माहौल बना रहे थे कि हर कोई जो है अपने घर में बसना चाहे, अपने क्षेत्र का विकास करना चाहे। आप को याद होगा, हरीश रावत सरकार इसके लिए कई योजनाएं लेकर आई थी, उस पर जो है लोगों ने काम भी आगे बढ़ाए थे। लेकिन दुर्भाग्य से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली गई और फिर वो योजनाएं आगे नहीं बढ़ पाई। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो नहीं किया, इसीलिए जो है प्रवासी प्रदेश में वापस नहीं आ पा रहे हैं। और जो रिवर माइग्रेशन के दावे हैं वो केवल जो है आयोजनों तक सीमित है। भारतीय किसान यूनियन टिकैतपुर के राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत ने उत्तराखंड में बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर प्रशासन और सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बिना प्रशासन की मिलीभगत के अवैध नशे का कारोबार संभव नहीं है, चाहे वो शराब हो या ड्रग्स, क्योंकि खुलेआम शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के आसपास इसकी बिक्री हो रही है, जिससे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। टिकैत ने कहा कि ये सिर्फ किसी एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, सभी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड में नशा मुक्त अभियान को सख्ती से लागू करने की मांग की है। नशे का भाई प्रशासन जिम्मेदार है। तो क्या कारोबार करने वाला तो अपना बिजनेस करेगा, वो तो उसके लिए बिजनेस है, लेकिन पुलिस प्रशासन के बगैर नशा हो जाए, एक अवैध शराब की बोतल तो बिक नहीं सकती। जो ड्राई नशा हो रहा है तो बगैर मतलब यूनिवर्सिटी और उसके आसपास बिक रहा है, बच्चे बर्बाद हो गए। ये बच्चे किसी के अभिभावक के बच्चे नहीं हैं, ये हमारे देश के बच्चे नौजवान हैं। और हमको जिम्मेदारी सबको लेनी चाहिए कि हम ना उत्तराखंड में देवभूमि में नशा मुक्त देवभूमि एक अभियान यहाँ पे चले और बिल्कुल सख्त कार्रवाई हो। उत्तराखंड अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल गौड़ और मीडिया संयोजक यूसुफ मलिक का मसूरी पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष की ओर से कार्यकर्ताओं के साथ परिचय बैठक आयोजित की गई। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संचालित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। बैठक में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल गौड़ ने कहा कि कांग्रेस के राज में अल्पसंख्यकों की स्थिति किसी से छिपी नहीं, लेकिन जब 2014 के बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी और राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की सरकार का गठन हुआ, तब विकास हुआ। मैं कल टिहरी प्रवास पर था। आज महानगर देहरादून के मसूरी मंडल में पदाधिकारियों के साथ हमने अपनी बैठक की है और पार्टी की जो रीति नीति है उस रीति नीति के अनुसार मोर्चा अपने समाज के बीच में पहुंचे और जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजना है उन योजनाओं को अपने समाज के बीच में लेकर जाए और उसका लाभ हमारे समाज को मिले। समाज आज जागरूक हो रहा है, जागरूक करने के लिए ही मोर्चे की टीम लगातार सक्रिय है। यहाँ पे अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न योजनाओं के बारे में यहाँ पे सबको प्रकाश डाला, सबको बताया और सरकार द्वारा जो योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही है उसके बारे में यहाँ पे सभी को बताया और आश्वस्त किया कि यहाँ पे जो है समस्त अल्पसंख्यकों को यहाँ पे जो है इस योजनाओं का लाभ मिल सके, ऐसा उन्होंने यहाँ पे हमें आश्वस्त किया है। और हम भी अपने माध्यम से, मसूरी मंडल के माध्यम से समस्त अल्पसंख्यक वर्ग
जिसमें कि हमारे सिख भाई भी आते हैं, जिसमें हमारे मुस्लिम भाई भी आते हैं, जिसमें हमारे क्रिश्चियन भाई आते हैं, जैन, पारसी सभी लोग यहाँ पे आते हैं। उनको आश्वस्त करते हैं कि जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा यहाँ पे उनके लिए है, वो उनके अंतिम छोर में जो भी व्यक्ति है उस तक पहुंचाने का पूरा प्रयास मसूरी मंडल द्वारा करा जाएगा। बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट और महामंत्री हिमानी वैष्णव के मसूरी भ्रमण के दौरान एक स्वागत समारोह आयोजित हुआ। ऐसे में रुचि भट्ट ने सभी महिलाओं से बीजेपी की रीति और नीति को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगी है और चुनाव अभियान में कांग्रेस से बढ़त बनाने में जुटी है। क्योंकि हम ऐसी पार्टी है कि हम अपनी महिला को सम्मान देते हैं, ऐसे मोदी जी नेतृत्व हमें मिला है। देखिए, हमने टिहरी जिले का पूर्ण भ्रमण किया, मुनि की रेती से लेकर पूरा टिहरी तक हम लोग आगे तक गए और अब लौटते समय यहाँ प्रवास कर रहे हैं। बहुत ज्यादा समर्थन बहनों का है और क्योंकि हम लोग इस प्रवास के साथ साथ उन बहनों के साथ भी बात करने पहुंच रहे हैं जिन्होंने कुछ न कुछ हमारी योजना का बेनिफिट लिया, फायदा उठाया और अच्छे से अच्छे काम उनके आउटलेट्स खुले। मिनरल वाटर, जैसे मैंने बता रही थी अभी कि मिनरल वाटर के प्लांट में गए, अंगोरा वुल के खड्डी प्लांट में गए, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स में गए, तो बहनें बहुत खुश थी। बहुत बहनों को रोजगार मिला है और बहुत बहनें वहाँ निरंतर काम कर रही हैं और सशक्त हो रही हैं। तो एक मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को बहनों का बहुत बड़ा जन समर्थन है। हमने टिहरी का 2 दिन का प्रवास किया, तीसरा दिन है क्योंकि आज हम मसूरी में हैं और अपने कार्यकर्ताओं से हम लोगों ने प्रचारात्मक बैठक की है और टिहरी में भी हम लोग मातृशक्ति से मिले और मातृशक्ति में बहुत उत्साह है और साथ में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने प्रवास ही नहीं किया या अपने कार्यकर्ताओं से ही नहीं मिले, हम लोग वहां भी गए जो लोग स्वरोजगार को अपना रहे हैं, जो लोग वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं, ऐसी महिलाओं के लिए जिनको कोई जानता नहीं है, जो लोग अपने ऐसे आउटलेट्स में लेकर काम कर रहे हैं, अपने पहाड़ी व्यंजनों को बना रहे हैं, ऐसे ऐसी जगह भी गए, उन लोगों के साथ हमने वार्ता की, उन्हें कैसे उन्होंने इस आउटलेट में कैसे काम कर रहे हैं, कौन सी योजना उन्हें मिली, उनके बारे में हमने बात की और हमारा आगे का यही कार्यक्रम है कि हम उन बहनों को अन्य बहनों से मिलाएंगे, उनकी बातें रखेंगे कि अन्य बहनें भी ऐसी जन कल्याण योजनाओं को अपनाकर स्वरोजगार अपनाएं और सशक्त बने। देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश हत्याकांड से जुड़े संदिग्ध बदमाशों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चौड़ी गांव के संघना चेकिंग के दौरान मिली सूचना पर पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया, जिसके बाद गुनियाल गांव के जंगल में मुठभेड़ हुई है और इस दौरान एक बदमाश को मौके से गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरे बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है। मौके से एक पिस्टल भी बरामद हुई है। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी और एसपी सिटी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद काविश हुसैन त्यागी और शांतनु त्यागी के रूप में हुई है, जिनसे पूछताछ जारी है। सर गलती हो गई सर, आज के बाद नहीं करने कैसी गलती होने का सर, गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दो सर, गलती हो गई सर, आज के बाद नहीं करने कैसी गलती होने का सर, गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दो। ब्रिगेडियर से मुकेश जोशी साहब की हत्या के बाद से ये लगातार फरार चल रहे थे, जिसमें मुख्य अभियुक्त शांतनु त्यागी और कविश त्यागी एक मोटरसाइकिल में ओल्ड मसूरी रोड में जो इनका यहाँ पर घर है वहाँ पर कुछ सामान लेने या इस तरीके से आए थे। ये सूचना हमें मिली थी, इनके पीछे हम लोग लगे थे। जब हम लोगों के द्वारा चेकिंग विभिन्न पॉइंट पर लगाई गई थी तो ये गुनियाल गांव की ओर को भाग रहे थे, वहाँ पर उनको रोकने का प्रयास किया गया। इस मुठभेड़ में कविश त्यागी के पैर में गोली लगी है, उसे अभी कोरोनेशन हॉस्पिटल में लाया गया है, अभी उसका इलाज चल रहा है। शांतनु त्यागी की अरेस्टिंग की जा चुकी है और उनको अभी पुलिस अध्यक्षा में रखा गया है। बाकी इससे पूछताछ के बाद आगे और क्या मोटिव था उसके संबंध में और ज़्यादा जानकारी क्लियर हो पाएगी। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहेगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।